हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्री रेडियो हब। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो है आपका जेनेटिक इरोजन एंड एक्सटिंक्शन। ठीक है, इसके पहले जो हमने रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो आप देख लीजिए प्लेलिस्ट पे जाके। तो आज के लेक्चर में क्या बात करेंगे हम, एक तो हो गया आपका जेनेटिक इरोजन और एक हो गया आपका एक्सटिंक्शन। और इन दोनों से देखो, जो जेनेटिक इरोजन है इससे क्या प्रॉब्लम हमको आती है ब्रीडिंग में, और एक्सटिंक्शन क्यों होता है और उससे हमको आगे क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और उसके लिए हमारा सॉल्यूशन क्या है। तो ये जो है ये इम्पोर्टेंट चैप्टर इसलिए हो जाता है क्योंकि जब आप आगे जैसे ब्रीडर बनते हो या फिर एग्रीकल्चर फील्ड में कोई नई वेराइटी डेवलप करना चाहते हो, तो एक्चुअली में होता क्या है, हमें नई वेराइटी डेवलप करने के लिए जीन्स की ज़रूरत होती है, एलील्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब जब हमारे पास वो एलील्स और जीन्स नहीं रहेगा अवेलेबल, ठीक है ना, समझना बात को, अगर हमारे पास वो अवेलेबल नहीं रहेगा तो हम नई वेराइटी डेवलप कैसे करेंगे। आपको मैंने पिछली बार रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था आपका पोलिनेशन बताया था, उसका फर्टिलाइजेशन बताया था। तो क्या होता है, जब आपको मैंने एक बार मियोसिस बताया है, अब देखिए क्या होता है रिप्रोडक्शन में, जब आपके दो एक जो स्पीशीज़ है उसके जीन से एक दूसरी स्पीशीज़ है उसके जीन से हम दोनों की क्रॉसेस कराते हैं, रिकॉम्बिनेशंस कराते हैं उनका, हम एक नई वेराइटी डेवलप करते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो हमने पहले भी पढ़ी थी कि हमको जो पेरेंट्स का सिलेक्शन है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और पेरेंट्स का सिलेक्शन हम कैसे करते हैं, जो हमारे पास बेस्ट अवेलेबिलिटी है। ठीक है, इतना क्लियर है ना, हमारे पास जो बेस्ट प्लांट है उसको हम सिलेक्ट करते हैं एज ए पेरेंट। आप इमेजिन करिए कि हमारे पास सारे के सारे जितने प्लांट हैं सब एक जैसे हैं, सब में सेम जीन्स है ना, और सब सेम जीन्स है, तो हम उसमें कैसे करेंगे आगे, मतलब ख़त्म हो जाएगी ना ब्रीडिंग वहाँ पे, हम कहाँ से लाएंगे नए जीन्स। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए, जितने भी हम मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करते हैं, हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, हम जितनी भी नई नई चीज़ें डेवलप कर रहे हैं, एक हमारे पास सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या हो रहा है कि हमारा जो पुराना जो बीज है ना, जो पुराने हमारे पास जर्म प्लाज्म लाइन से जो हमारे जीन से हमारे एलील से वो कहीं ना कहीं गायब हो रहे हैं। और कैसे गायब हो रहे हैं मैं पूरा आपको समझाऊंगा डिटेल में पूरे चैप्टर में, पर कंसेप्ट को आपको समझना ज़रूरी है कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो जेनेटिक इरोजन एंड एक्सटिंक्शन, अब यहाँ पे मैंने लिख के रखा है जेनेटिक इरोजन, एक्सटिंक्शन, मास एक्सटिंक्शन। तो ये क्या है समझिएगा इस चीज़ को। जेनेटिक इरोजन, देखिए हमारे पास एक प्लांट है, उसका पूरा हमारे पास क्या है, जीनोम है। जीनोम मतलब हेप्लॉइड सेट ऑफ उसका पूरा जो क्रोमोसोम है वो, इसमें हमारे होते हैं जीन्स। ठीक है, जीन्स है, अब मान लो ये जीन्स है आपका डिसीज रेजिस्टेंस का। ठीक है, ये किसी और चीज़ का जीन्स है ना, मान लो आपका हीट रेजिस्टेंस का है। ठीक है, या फिर ये जो जीन है ये हमारे ग्रीन ग्रीन पोर्ट्स के लिए, मान लो अभी हमको अगर ग्रीन पोर्ट्स की ज़रूरत है, ये हो गया हमारे पास एक प्लांट। ओके, अब इसमें हमारे जो जीन्स हैं, ये जीन है हमारा, इसको अगर मैं हटा दूं, ये हट गया, तो हमारे पास ग्रीन पोर्ट्स वाला जीन खत्म हो गया। मतलब क्या है कि आपका जो जीन है उन जीन का लॉस हो रहा है। तो जेनेटिक लॉस में क्या होता है, हमारा जो जेनेटिक इरोजन है उसमें हमारा जो जीन है वो जीन हमारे धीरे 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 लॉस हो रहे हैं, या तो कोई जीन्स लॉस हो जाएंगे। कैसे होता है जीन लॉस वो मैं भी बात करूंगा आपको आगे। ठीक है, अभी मैं आपको समझा देता हूँ कैसे होता है। आपने एक प्लांट लिया है, ठीक है, उसका आपको जीन लॉस मतलब आपके पास इस प्लांट में मान लो 50 तरीके के जीन हैं। ठीक है, और इस एक दूसरा प्लांट है उसमें 50 तरीके के जीन्स हैं। आपने कोई ब्रीडिंग मेथड अप्लाई करी, ठीक है, उसमें आपने मान लो दोनों में से 25-25 जीन लिए हैं, इसमें भी 25 लिए, इसमें भी 25 लिए, मान लो एक 50 जीन्स का आपने नया पौधा बनाया। अब वो जो 25 जीन्स है वो आपके लॉस्ट हो चुके हैं, ये ध्यान रखना, जो बाकी के नहीं है। अब ये 25 जीन हमारे लॉस्ट हो चुके हैं, इसकी वजह से जो हमारी डाइवर्सिटी है प्लांट की, क्योंकि जीन अगर आपका लॉस्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्लांट में कुछ तो ऐसा जीन से हमारा क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्लांट अपना फंक्शन दिखाता है उसमें। तो अगर ये कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है तो कहीं ना कहीं इस प्लांट में कुछ ना कुछ तो कमी आ रही है। अब हम क्या करते हैं, देखो हम जितने भी मेथड्स पढ़ते हैं, जो भी करते हैं, सब में हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्मिटी लाते हैं हर बार। लास्ट स्टेज पे आके यूनिफॉर्म हो गई है ना, हमने मास में पूरा ग्रो किया, हमने पूरी यूनिफॉर्म लेके आ गए, हमने हाइब्रिड्स बनाए, हाइब्रिड सारे यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है समझिए, कैपिटल ए है तो सब में कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए ही चल रहा है। स्मॉल ए है तो सब में स्मॉल ए चल रहा है।
कोई पूरी यूनिफॉर्मिटी है, कोई मतलब डाइवर्सिटी है ही नहीं है आपके पास। ये चीज़ समझना आपको है ना। डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग जीन्स है उसमें ना, अलग अलग तरीके के प्लांट्स है, अलग अलग तरीके की स्पीशीज है हमारे पास। अब देखिए क्या प्रॉब्लम है इससे। अब एक और चीज़ आप समझिए, एक और चीज़ मैं आपको जो समझाता हूँ, अगर आपके पास डाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है, ठीक है, उसका एक फ़ायदा आप समझिए कि ये मान लें हमारे पास 25 तरीके की स्पीशीज़ है यहाँ पे, गेहूं की मान लेते हैं फिलहाल फॉर एग्जांपल है ना, वीट की 25 स्पीशीज़ है हमारे पास, एक पे स्मट आया तो वो एक या दो या तीन पे जो जीन्स पे, देखो आपने जीन टू जीन इंटरेक्शन पढ़ा है, आपने फ्लोर हाइपोथेसिस पढ़ा होगा, वो मैं बाद में समझाऊंगा आपको कभी। लेकिन एक जीन्स का दूसरे जीन से इंटरेक्ट होता है, कभी कोई डिसीज होती है उसमें जो पर्टिकुलर उस चीज़ का बता रहा हूँ। तो अब मान लो इसमें हमारा एक ऐसा ससेप्टिबल जीन है कि हाँ भैया इस पर ये डिसीज आ रही है। अब आप सोचो एक पूरे फील्ड में आपने सेम वेराइटी लगा दी, उसकी सेम पूरा जीनोटाइप सेम है, उसमें हमारा क्या लॉस है, एक बार डिसीज आई तो पूरा का पूरा हमारा ख़त्म हो गया। और अब जब हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं तो हमको चाहिए यूनिफॉर्म हमको क्यों चाहिए, क्योंकि हमारी एक साथ पूरी की पूरी कटाई हो जाए, है ना, हमारी पूरी यूनिफॉर्म फील्ड हो जाए, मैकेनाइजेशन उसकी कटाई हो जाए, इसलिए हम यूनिफॉर्म की तरफ जाते हैं। ठीक है, आप देखते हो यूनिफॉर्म पढ़ते हैं, यूनिफॉर्मिटी हम मैकेनाइजेशन हार्वेस्टिंग के लिए, ओके। और इसलिए हम क्या करते हैं, सेम वेराइटी पूरी की पूरी लगा देते हैं। और हम देखो दूसरी गलती हम क्या करते हैं, एक लेन रेसेस मतलब क्या होता है ये समझिए। जो किसान है जो अपना ट्रेडिशनल फार्मिंग करते आ रहा है, तो उसके पास जो वाइल्ड वेराइटीज़ मतलब उसकी जो लोकल वेराइटीज़ है वो वहाँ पे जो ग्रो करता है वो उस कंडीशन के लिए बहुत सूटेबल है। वो एरिया है आपका, वहाँ पे बहुत बम्पर वो प्रोडक्शन दे रहा है, या फिर प्रोडक्शन कम दे रहा है मान लो, लेकिन उसके अलावा उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि वो डिसीज रेजिस्टेंट है ना, हीट रेजिस्टेंस है, बहुत सारे उसमें रेजिस्टेंस पावर है। माना कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम प्रोडक्शन ज़्यादा गेन करने के लिए हमारी बहुत सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको कहीं ना कहीं लॉस कर रहे हैं। एक चीज़ समझिए, एक चीज़ अगर आपके पास लॉस होती है एक जीन, तो धीरे धीरे जीन्स लॉस होते जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कंप्लीट जीनोम पूरा उसका लॉस हो जाएगा। इसका मतलब वो स्पीशीज़ ही आपकी ख़त्म हो जाएगी। और एक बार अगर कोई सी स्पीशीज़ आपकी ख़त्म हो गई समझिए, तो उसका एक्सटिंक्शन हो जाएगा। एक्सटिंक्शन शब्द का मतलब क्या है कि अर्थ पे से वो स्पीशीज़ ही एक्सटिंक्ट हो गई, गायब हो गई। अब आपके पास उसके जीनोटाइप्स ही नहीं है, आपके पास उसके जीन्स ही नहीं है, हमने उसको प्रिजर्व ही नहीं किया है, तो हमारे लिए एक ड्रॉबैक है। हमारे जो इंपॉर्टेंट जीनोटाइप्स है वो हमारे जा चुके हैं, इसको बोलते हैं हम जेनेटिक इरोजन। समझ गए आप अच्छे से इस चीज़, जेनेटिक इरोजन। और जेनेटिक इरोजन कंटिन्यू होकर आपका एक्सटिंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। एक्सटिंक्ट हो गई, मास एक्सटिंक्शन क्या होता है, पूरी की पूरी स्पीशीज़ का लॉस्ट हो जाना इज मास एक्सटिंक्शन। ठीक है, पूरी स्पीशीज़ आपकी पूरी खत्म हो गई है, वेराइटी नहीं, पूरी स्पीशीज़ ही खत्म हो गई है। वेराइटी अलग चीज़ है, स्पीशीज़ के अंदर वेराइटीज़ आती है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मास एक्सटिंक्शन में पूरी की पूरी स्पीशीज़ ही आपकी खत्म हो चुकी है। आगे बात करता हूँ जेनेटिक इरोजन की, तो देखिए नेरो सेंस अगर जेनेटिक इरोजन की बात करूँ मैं, तो कुछ जीन्स और एलील्स उसमें आपके मतलब खत्म हो जाएंगे ना, इरोजन हो जाएगा उनका, कुछ जीन्स कुछ एलील्स का। ठीक है, मतलब हमने वो जीन हमने ना सिलेक्ट ही नहीं किए थे। हमने जब ब्रीडिंग मेथड्स यूज़ करी थी तो हमने जो हमारे डिज़ायरेबल जीन्स लिए थे, लेकिन कुछ जीन्स हमने छोड़ दिए थे, तो वो हमने नहीं लिए, उनका भी लॉस होता है। ओके, देन ब्रॉड सेंस में पूरी की पूरी स्पीशीज या फिर उनकी वेराइटी का ही पूरा लॉस हो जाना। अब देखिए एक और चीज़ आप समझिए कि यूनिक जीन्स कैसे हो जाता है। देखो एक और तरीके से ये इरोजन आपका कि यूनिक जीन्स है किसी में, कोई बहुत बेहतरीन पौधा है आपके पास, प्लांट है, स्पीशीज है, उसके अंदर बहुत शानदार जीन्स है, पर उसमें रिप्रोडक्शन हुआ ही नहीं। ठीक है, उसका हमने रिप्रोडक्शन कराया ही नहीं, उसमें हमने इंट्रोडक्शन नहीं किया, उसको हमने सिलेक्ट ही नहीं किया, वो प्लांट तो वैसा का वैसे चले गए ना। और एक यूनिक पौधा था मान लो, उसके अंदर हमने उसको ध्यान नहीं दिया, वो इरोड हो गया, खत्म हो गया वो। अब वो तो खत्म हो गया, मतलब उसकी यूनिकनेस चले गई, क्योंकि उसको रिप्रोडक्शन का मौका नहीं मिला। तो एक पॉइंट आता है यूनिक जीन्स लॉस ड्यू टू द नो रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन अगर नहीं है, विदाउट रिप्रोडक्शन यूनिकनेस भी उसकी पूरी की पूरी खत्म हो। तो यूनिक जीन्स हमारे लॉस्ट हो जाएंगे, मतलब अगर उनका कैसे लॉस्ट हो जाएंगे, अगर उनको रिप्रोडक्शन का मौका नहीं मिलेगा तो वो लॉस्ट हो जाएंगे यूनिक जीन हमारे। जैसे कि कोई एंसेस्टर है, उसमें कोई स्पेशल कोई क्वालिटी प्रेजेंट है, अगर लेकिन उसका फर्दर प्रोजेनी नहीं हुई है तो उसका जो है अपना जो जीन है वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे, मतलब एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। देन बात करते हैं हम लो जेनेटिक डाइवर्सिटी की। अब देखिए अब आपने देखा कि ऐसे एक्सटिंक्ट होने पे या फिर उसका मतलब क्या बोलते हैं इरोजन होने पे उसकी डाइवर्सिटी कम हो रही है ना, तो अगर डाइवर्सिटी कम होगी तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा आपका जीन पूल पे। जीन पूल मतलब टोटल जीन, सम टोटल ऑफ द जीन्स है ना, जितने होते हैं तो उनमें भी रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन इन जीन पूल इज ऑल्सो अकर्ड ड्यू टू द एक्सटिंक्शन और इरोजन। अब हम बात करते हैं
कि क्यों होता है ना, जेनेटिक इरोजन क्यों होता है या फिर एक्सटिंक्शन क्यों होता है किसी चीज़ का। तो देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के रखे यहाँ पे, रिप्लेसमेंट ऑफ लैंड रेसेस बाय मॉडर्न कल्टीवार्स, एक एक करके एक्सप्लेन करते जाता हूँ आपको। तो रिप्लेसमेंट ऑफ लैंड रेसेस बाय मॉडर्न कल्टीवार्स, देखो मैंने भी आपको लैंड रेसेस समझाया था, जो कि किसान क्या करता है, जो ट्रेडिशनल अपना जो क्रॉप्स है, जो वेराइटीज है, स्पीशीज है, उसको यूज़ करते आ रहा है। लेकिन क्योंकि मॉडर्न कल्टीवार्स आ चुके हैं, आपके GMO आ गए हैं, आपके हाइब्रिड्स आ गए हैं, ये सब मार्केट में अवेलेबल है, तो क्या करता है किसान, उसको ले आता है और उसको ग्रो करता है। क्यों, कारण क्या है उसको ग्रो करने का, क्योंकि उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। तो अगर उसका प्रोडक्शन ज़्यादा है, इसमें क्या करता है वो अपना केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, हर्बिसाइड्स वगैरह डालता है, और उसको क्या करता है कि मॉडर्न कल्टीवार्स का क्योंकि बम्पर प्रोडक्शन आता है, इसलिए वो ये यूज़ करने लगा। लेकिन इसकी वजह से हमको लॉस क्या है, हमारी जो लैंड रेसेस है वो धीरे धीरे गायब होते जा रही है। अब क्या है, कोई भी देसी वेराइटी, लोकल वेराइटीज नहीं लगाता है किसान यूजुअली, धीरे धीरे वो सब खत्म हो गया। एक ट्रेडिशन बन गया है कि भैया मॉडर्न कल्टीवार्स है, इसको खरीदो, ये नई वेराइटी आई है, इसको ले आओ और पूरे के पूरे एरिया में उसको लगा दो। तो क्या हो गया, हमारा जो लैंड रेसेस है वो हमारा रिप्लेस हो गया उसकी वजह से ना। लैंड रेसेस खत्म मतलब लोकल वेराइटीज खत्म, मतलब का आपका जेनेटिक इरोजन हो रहा है धीरे धीरे। फिर बात करते हैं इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर की। अब इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्री में देखो क्या होता है कि उनको चाहिए होता है बम्पर प्रोडक्शन, है ना, किसी भी चीज़ का, और उनको चाहिए यूनिफॉर्म, एक्चुअली में बम्पर नहीं यूनिफॉर्म चाहिए उनको, कि हर चीज़ जो है हमारा यूनिफॉर्मली कटे, यूनिफॉर्मली ग्रो हो, यूनिफॉर्म हम उसको लार्ज स्केल पे लगा दें एक, और फिर उस पर हम हमारे हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड जो भी है, मशीनरी यूज़ हम उसमें ज़्यादा कर पाएँ। क्योंकि मशीनरी का यूज़ कैसे होगा कि अगर आपका एक साथ ही पूरी क्रॉप हार्वेस्टिंग करनी, तो एक साथ ही पूरी फील्ड में मशीन चल जाएगी। तो इसलिए उनको सब जगह यूनिफॉर्मिटी चाहिए। उसके लिए वो क्या करेंगे, यूनिफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए हमको, होमोजाइगस होना चाहिए, मतलब उसमें होमोजेनिटी होनी चाहिए पूरे उसमें, है ना, होमोजेनिटी होनी चाहिए पूरी फील्ड में, ताकि सारे जीन्स, जीनोटाइप्स आपके सेम सेम हो, मतलब एक ही स्पीशीज हो। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर आपका फिर से मॉडर्न कल्टीवार्स यूज़ करेगा और यूनिफॉर्म की तरफ वो जाएगा। इस वजह से भी वहाँ पे क्या होगा कि लोकल को यूज़ नहीं करेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा, और इंडस्ट्रियल वैसे ही बढ़ते जा रहा है, फैक्ट्रीज बढ़ रही है, प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग का ज़्यादा मार्केट है, इस वजह से भी, है ना, इकोनॉमी पर्पस के लिए भी आपका खत्म हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। देन फार्मिंग इन द वाइल्ड हैबिटेट। अब जो देखो, जो सेंटर ऑफ उसका जो डाइवर्सिटी है, सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी मतलब जहाँ पे वो पैदा हुआ, जहाँ पे उसका ओरिजिन है, जहाँ पे उसके बहुत ज़्यादा कल्टीवार्स है, बहुत ज़्यादा उसमें वेरिएशंस प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स है वहाँ पे ना, तो वो उसका लोकल कंडीशन है, उसका खुद का एनवायरनमेंट है अपना, मतलब मान लो कि उसका पर्सनल घर है वो, तो वहाँ वो अच्छे से बढ़ेगा, फूलेगा, फलेगा, जो भी होगा। अब वहाँ का किसान क्या कर रहा है, उनको ले रहा है और वो भी एक फील्ड पे लगा रहा है। अब वो क्या कर रहा है, उसमें उसकी भी रिसाइकलिंग होती है फिर जीन्स की वहाँ पे, है ना, और फिर वो भी क्या करता है कि मॉडर्न कल्टीवार्स ले लेता है, कहीं ना कहीं मिक्सिंग भी एक होती है। तो धीरे धीरे वहाँ की भी जो हैबिटेट है वो भी धीरे धीरे लॉस हो रहा है आपका, ठीक है। देन एक चीज़ है क्लीन कल्टीवेशन। क्लीन कल्टीवेशन क्या, जैसे कि जो ट्रॉपिकल एरियाज थे वहाँ पे हम पेड़ वगैरह लगाते थे, टिम्बर है, फिर उसके बाद लगा फ्रूट क्रॉप्स लेते थे, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स लेते थे, स्पाइसेस लेते थे, देन आप सीरियल्स भी लेते थे, ठीक है, मेडिसिनल प्लांट्स भी लेते थे। तो एक बायोडाइवर्सिटी क्रिएट होती है, अलग अलग है ना, सब में एक बायोडाइवर्सिटी क्रिएट होती है, जैसे कि सोइल ऑर्गेनिजम्स है, इंसेक्ट्स है, बर्ड्स है, तो एक तरीके से पूरी बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहती है आपकी। अब क्लीन क्रॉप, और अब फिर उसके बाद क्या ट्रेंड आया कि मोनोकल्चर का ट्रेंड आया, क्या कि सिंगल क्रॉप लगा दो पूरे में और हार्वेस्ट करो, तो मोनोकल्चर उसका हो गया है चालू। अब मोनोकल्चर करने से क्या हो रहा है कि जो हम वाइल्ड वेराइटीज लेते थे, जैसे वाइल्ड भी क्या होता था, जैसे गेहूं है, गेहूं के साथ वाइल्ड गेहूं जो है वो भी हमारा लग जाता था, दूसरी स्पीशीज भी उसकी लग जाती थी, दूसरी वेराइटीज उसकी लग जाती थी गेहूं की, तो वो चल जाता था, ठीक है। लेकिन अब हम क्या मोनोकल्चर आ गए, तो सीधा हमको वीड्स भी नहीं चाहिए, हमको वाइल्ड वीड भी नहीं चाहिए, हमको मतलब कुछ नहीं चाहिए, ना वीडी चाहिए, ना ही उसका वाइल्ड वेराइटी चाहिए हमको। इसलिए वो मोनोकल्चर भी कहीं ना कहीं आपका, क्योंकि वाइल्ड वेराइटीज रहती है तो क्या आपके पास एक मौका रहता है कि उसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है। वाइल्ड है मतलब वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जीन, हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में वाइल्ड में और इसमें क्या डिफरेंस है, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको समझाया था। तो वो जो जीन्स है आपके, उसमें क्या है, रेजिस्टेंस पावर जाता है वाइल्ड में, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको यूज़ नहीं कर रहे, तो रिकॉम्बिनेशन का चांस खत्म हो रहा है, नई स्पीशीज बनने की भी प्रोसेस खत्म हो रही है, फिर हम यूनिफॉर्मिटी की तरफ जा रहे हैं, तो फिर से आपका लॉस हो रहा है। देन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, इसमें क्या है आपका, जैसे कि आपके रोड्स कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, रेलवे कंस्ट्रक्शन हो रहा है आपका, मतलब पूरा का पूरा आजकल तो देखो जैसे कि पूरी कॉलोनीज बन रही है, तो वहाँ पे फार्म एरिया कम हो रहा है आपका, और फार्म एरिया कम हो रहा है, सिर्फ फार्म एरिया कम नहीं हो रहा, आपकी जो वहाँ पे जो डाइवर्सिटी थी, वहाँ पे जो आपके वेरिएशंस प्रेजेंट थे, वो भी कहीं ना कहीं उस एरिया का खत्म हो रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक गैप बन रहा है उनमें, एक छोटे से सीमित एरिया में वो रह गए हैं, जहाँ पे कि उनको रिप्रोडक्शन करने का प्रॉपर मौका नहीं मिल रहा है ना, मतलब वो डाइवर्स नहीं हो पा रहे उसके बाद से। तो एक ये भी बहुत बड़ा लॉस है जो डेवलपमेंटल एक्टिविटी की वजह से है, इससे भी हमारा जेनेटिक लॉस होता है, ठीक है।
अब हमने एक्सटिंक्शन से रिगार्डिंग काफ़ी बात कर ली है, मतलब इरोजन से रिगार्डिंग, ठीक है। अब उसमें जो थोड़ा सा पोर्शन हमारा बचा था एक्सटिंक्शन का, वो कवर करते हैं और ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। और इसमें देख लेते क्या है ना। तो देखिए जो एक्सटिंक्शन जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर एक स्पीशीज़ है उसका कंप्लीटली इरोजन हो चुका है ना पूरी तरीके से, अर्थ पर वो प्रेजेंट ही नहीं है, तो वो एक्सटिंक्शन, जैसे कि आपका डायनासोर एक मास एक्सटिंक्शन का वो है। इसके भी अलग अलग थोड़े से मतलब क्लासिफिकेशन है, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, पर ठीक है देख लेते हैं इसमें क्यों होता है एक्सटिंक्ट, क्यों होता है, उसका कारण है, ठीक है। दो तरीके के एक्सटिंक्शन हम देखते हैं, एक नेचुरल एक्सटिंक्शन होता है और एक एक्सीडेंटल एक्सटिंक्शन होता है। अब देखिए नेचुरल एक्सटिंक्शन जो होता है, पहले मैं बता देता हूँ क्या होता है आपको, फिर बताते हैं किस वजह से होता है। जैसे कि आपने एक इवोल्यूशन थियरी पढ़ी होगी बायोलॉजी में, है ना। इवोल्यूशन होता है किसी भी चीज़ का ना, इवोल्यूशन होता है तो कुछ जीन चले जाते हैं, कुछ नए जीन्स हमारे आते हैं। अब देखिए कुछ पुराने जीन्स चले गए, कुछ नए जीन्स उसमें आ गए हैं, तभी तो उसका इवोल्यूशन हुआ ना। तो वो जीन्स चले गए, तो उस तरीके से भी एक एक्सटिंक्शन उस जीन का हो रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है इवोल्यूशन प्रोसेस में, क्या हम एडाप्टेबिलिटी की बात करते हैं। अब जो हमारे एडाप्टेबल हैं उस इन्वायरमेंट में, कि हाँ ये हमारा इन्वायरमेंट है, इसमें ये एडाप्टेबल हुआ है, तो ठीक है वो सर्वाइव करेगा। अगर वो एडाप्टेबल नहीं होगा तो वो खत्म हो जाएगा ना, तो उसका पूरा जीनोटाइप भी खत्म हो जाएगा। इस तरीके से हमारा नेचुरल एक्सटेंशन काम करता है। बहुत कम होता है ये, 0.00004 या 1% कुछ है, इतना कम होता है ना, बहुत स्लो होता है एक्चुअली, ये बहुत स्लो प्रोसेस है। लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सटिंक्शन इससे हो चुका है हमारा आज तक, 90%, बहुत ज़्यादा एक्सटिंक्शन, 99% कुछ एक्सटिंक्शन इससे हो चुका है हमारा, ठीक है। इसका कारण है देखो, टेम्परेचर बढ़ रहा है, उस पर सर्वाइव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उस ह्यूमिडिटी पे कर पा रहा है, प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप भी एक बायोलॉजी का कंसेप्ट है। देन आया आपका टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट। टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट क्या है, ये जियोग्राफी की टर्म है कि इसमें जो अपनी अर्थ है उसके अंदर जो प्लेट्स हैं वो या तो कॉन्वर्ज होती है या डाइवर्स होती है एक दूसरे से, तो वो टकराती, मतलब मूवमेंट होता है उनका अंदर ही अंदर, जिससे कि ये फॉर्मेशन वोल्केनिक ये सब फॉर्मेशन होता है ना, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं एक्सटेंशन होता है। देन बात करते हैं हम, देखो जो नेचुरल एक्सटेंशन है ना, इसको बैकग्राउंड एक्सटेंशन भी बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना, बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन। अब जो आपका एक्सीडेंटल एक्सटिंक्शन है ये फास्ट है, ठीक है, ये फास्ट है और इसमें बहुत रेपिडली लॉस होता है किसी भी चीज़ का। और एक्सीडेंटल मतलब जैसे कि ये आपका वोल्केनिक इरप्शन हो गया, मेटेरोइड्स आ गए, तो इस वजह से या फिर ग्लोबल वार्मिंग हो गया, आपका क्लाइमेटिक चेंज हो गया, इस वजह से आपका जो है एक्सीडेंटल एक्सटिंक्शन उससे होता है। और इसमें ये फास्ट है बिल्कुल, है ना, एकदम जल्दी इसमें पूरा एक्सटिंक्शन हो जाता है आपका। ये भी दो प्रकार का, देखो एक शॉर्ट मास एक्सटिंक्शन है जिसमें 15 से 25% जो स्पीशीज है वो लॉस्ट हो जाती है आपकी, और एक मास एक्सटिंक्शन है जिसमें 25 से 70% जो आपकी स्पीशीज है वो लॉस्ट हो जाती है। अब देखो ये क्यों होता है, फिर मैं रीज़न लिखे हैं यहाँ पे क्लाइमेट चेंज, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हुआ है, ठीक है, आइस एज जो है वो क्लाइमेट चेंज, जो आपका हीट बढ़ा है, आपका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, तो उस वजह से बहुत सारा उसमें सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, एकदम से ग्लोबली पूरा का पूरा स्पीशीज उसका लॉस हो रहा है। देन कैटेस्ट्रोफिक इवेंट्स जैसे कि आपका वोल्केनिक इरप्शन हो गया, मेटेरोइड्स आए, वो उस एरिया में उस मान लो सेंटर ऑफ ओरिजिन में कहीं पे ऐसा हो गया है, तो वहाँ का पूरा जो हैबिटेट लॉस हो जाएगा, उसकी वजह से उसका एक्सटेंशन होगा। पर एक चीज़ है, एक्सटेंशन होने से मतलब जहाँ पे ख़त्म हो गया वहाँ पे एक नई अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, नई स्पीशीज़ भी वहाँ पे ग्रो होती है, ठीक है, वो भी ध्यान रखना। हैबिटेट का आपका पूरा डिस्ट्रक्शन हो चुका है, ठीक है, हैबिटेट पूरी वहाँ पे डिस्ट्रक्ट हो चुकी है। देन आपके एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इसमें कुछ टॉक्सिक मटेरियल रिलीज होते हैं जिसकी वजह से भी आपका लॉस होता है हैबिटेट का, ठीक है। देन एक इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे एडाप्टिव रेडिएशन। इसमें क्या है कि जब मास एक्सटेंशन आपका होता है तो मास एक्सटेंशन के बाद क्या है कि रिकवरी होती है हैबिटेट की, रिकवरी होती है, तो वहाँ पे नए स्पीशीज़ पैदा होती है, नया मौका मिलता है, नई जनरेशन आती है, नई तरीके की स्पीशीज़ वहाँ पे प्रोड्यूस होती है, जैसे कि डायनासोर्स गए तो मैमल्स आ गए, इस तरीके से प्लांट्स में भी जो है एक्सटेंशन हो रहा है, तो वहाँ पे आपका नया मौका मिल रहा है, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर है जिसमें हमने एक्सटेंशन और आपका पूरा इरोजन पढ़ा है, तो ये चैप्टर आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।